लगता है कि कोई भी चीज़ के लिए सर्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। डॉक्टर अगर सर्जरी के लिए बोल रहा है तो उसमें डॉक्टर का कुछ मेजर एडवांटेज है, या फिर वो इसीलिए सजेस्ट कर रहा है ताकि उसको मॉनिटरी गेन हो। पेशेंट को डॉक्टर से ज़्यादा पड़ोसी के एक्सपीरियंस पे, आजू बाजू होने वाले किसी रिश्तेदार के हुए ऑपरेशन के एक्सपीरियंस से उन चीज़ों से वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। या स्पाइन के लिए तो अगर आप किसी को बात कर भी लें कि ऑपरेट करना है तो मरीज़ को लगता है कि हमने उनसे जान मांग ली हो। या जो हम हिंदी में कहते हैं, गठिया इज़ नथिंग बट वियर एंड टियर ऑफ बोन्स। Hi, Dr. Tarun. हाय, How are you? आई एम गुड। Okay. So, Dr. Tarun, मेरे ऑडियंस को आप बताना चाहेंगे अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन या अपना एक्सपीरियंस क्या है आपका अब तक का? हाँ जी, मैं एक बाय प्रोफेशन आई एम एन एमएस ऑर्थोपेडिक्स, एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। हिंदी में कहा जाए तो हड्डी रोग विशेषज्ञ। और मैंने अपना एमएस जो है आई क्लियर्ड इट इन 2018। अभी राइट नाउ मेरी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है इन ट्रॉमा सर्जरीज, इन आर्थ्रोप्लास्टी, दैट इज इन रिप्लेसमेंट्स, नी रिप्लेसमेंट्स, हिप रिप्लेसमेंट्स, एंड आई एम ऑल्सो केटरिंग पेशेंट्स ऑफ स्पाइनल इंजरी एंड स्पोर्ट्स इंजरी। ओके डॉक्टर तरुण, मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या क्या ऐसी वजह थी जिसकी वजह से आपने इस प्रोफेशन को ज्वाइन किया या इस प्रोफेशन की तरफ आपका लगाव लगा? टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसी स्पेसिफिक देर इज़ नो पिन पॉइंट रीज़न, बट जब से स्टार्टिंग मतलब फ्रॉम स्कूल डेज आई हैव एक्सपीरियंस कि मेरा एक मेडिकल फर्टिनिटी को लेके एक अट्रैक्शन था, एंड आई ऑलवेज यूज टू इमेजिन माई सेल्फ एज अ डॉक्टर, and I was very fascinated by doctors and their lifestyle initially. So I always wanted to be one. Okay. तो कोई आप अपना ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ जो कभी किसी पेशेंट को ट्रीट करते वक्त, किसी सर्जरी को ट्रीट करते वक्त आपको लगा हो कि हाँ, ये मैं जो प्रोफेशन को मैंने ज्वाइन किया है ये बहुत अच्छा है और मैं इससे लोगों को रिलीफ दिला पा रहा हूँ या कुछ अच्छा कर रहा हूँ सोसाइटी के लिए? हाँ जी, तो बेसिकली बीइंग अ डॉक्टर, ये लाइफस्टाइल में, आपकी लाइफस्टाइल में शायद ये सबसे अच्छा पार्ट यही है कि आप डे टू डे जब भी पेशेंट से मिलते हैं, नॉट इवन इन सर्जरीज, इवन ऑन ओपीडी बेसिस, जब आप एक पेशेंट को ट्रीट करते हैं जो क्रोनिकली किसी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है, एंड देन जब वो आपके पास आते हैं और जब वो आपसे कहते हैं कि अब उन्हें बेटर लग रहा है एंड नाउ दे फील दैट दे आर डूइंग बेटर विद रिस्पेक्ट टू देयर लाइफ, सो दैट इज़ समथिंग जो बहुत ही ज़्यादा प्लीजिंग होता है। सर्जरीज़ में स्पेशली जब हम ट्रॉमा केसेस करते हैं, जब पेशेंट आता है तो वो बहुत ही पेनफुल सिचुएशन में होता है। एक एक्सटेंड के बाद, एक टाइम के बाद जब उनका रिकवरी प्रोसेस शुरू होता है, जब हम सर्जरी के साथ प्रोसेस ख़त्म कर चुके होते हैं, एंड स्पेशली जब वो फॉलोअप्स के लिए आते हैं, एंड व्हेन दे आर वॉकिंग or when they are doing whatever they wanted to before surgery, or they are just doing whatever they wish for doing, so it's very pleasing, so I really like that. And कई patients आते हैं old age के, जब वो आते हैं and when they say कि वो इमोशनल होते हैं, आशीर्वाद दे के जाते हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं, so वो अच्छा लगता है। that is something that I really enjoy. सो डॉक्टर तरुण, जैसा मैं ऑर्थोपेडिक्स को जानता हूँ और हमारे घर में भी कई सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं जोड़ों को लेके, हड्डियों को लेके, तो उसमें मेरा एक आपसे क्वेश्चन है कि ऐसा कौन से ऐसे बेसिक मिसकॉन्सेप्शंस हैं सोसाइटी में हड्डियों को लेके या ऑर्थोपेडिक की फील्ड को लेके कि ये चीज़ पर्टिकुलरली ट्रीट हो सकती है या नहीं हो सकती, या ये अपने आप हील हो जाएगी? ऐसा कुछ जो हमारे व्यूअर्स को आप बताना चाहें। ये वैसे काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर हम मिसकंसेप्शंस की बात करें तो एक नहीं है, ये इतने सारे मिसकंसेप्शंस हैं कि शायद अगर हम कवर करने की कोशिश करें तो एक पूरा का पूरा एपिसोड हम उसको डेडिकेट कर सकते हैं, बट आई विल ट्राई टू इनलिस्ट अ फ्यू। सो मोस्टली जो पेशेंट्स के साथ मिसकंसेप्शन होता है, जो हम डे टू डे फेस करते हैं, पहली चीज़, उनको ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ के लिए सर्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। उनको ऐसा लगता है कि मोस्टली पेशेंट्स को ऐसा महसूस होता है आज के सिनेरियो में कि डॉक्टर अगर सर्जरी के लिए बोल रहा है तो उसमें डॉक्टर का कुछ मेजर एडवांटेज है, या फिर वो इसीलिए सजेस्ट कर रहा है ताकि उसको मॉनिटरी गेन हो। उनके दिमाग में एटलीस्ट ये चीज़ इनकलकेट करना या समझाना बहुत मुश्किल है कि ये उनकी रिक्वायरमेंट उनकी क्लिनिकल कंडीशन के हिसाब से है। और कई सारे, सबसे ज़्यादा इंडिया में जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है वो ये है कि हर पेशेंट के घर में, आस पड़ोस में, हर जगह कम से कम 10-12 ऑर्थोपेडिशियन बैठे हुए हैं। पेशेंट को डॉक्टर से ज़्यादा पड़ोसी के एक्सपीरियंस पे,
आजू बाजू होने वाले किसी रिश्तेदार के हुए ऑपरेशन के एक्सपीरियंस से उन चीज़ों से वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि फ़लाना मरीज़ का ऑपरेशन हुआ था और वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो कंडीशन अगर सेम थी, सेम कंडीशन होने के बाद भी काफ़ी सारे वेरिएशंस होते हैं, बहुत वेरिएबल्स होते हैं। तो वो सारी चीज़ों को वो कंसिडर करना ही नहीं चाहते। उनको ऐसा लगता है कि दवाई दो, और स्पेशली इन जेरियाट्रिक पेशेंट्स, ओल्ड एज ग्रुप पेशेंट्स, उनका मेजर कंसर्न रहता है। और उसके साथ जो हमारे यहाँ जो कॉमनली हम कहते हैं जो क्वैक डॉक्टर्स होते हैं, जिनको हम रेफ़र करते हैं बतीस्ता या ऐसे, तो उनके आने से दो चीज़ें बहुत मेजरली इफ़ेक्ट हुई है। पहली चीज़, वो कोई भी ट्रीटमेंट किसी भी समय चालू कर देते हैं, उनको पता नहीं है एग्जैक्टली कि इसके पीछे का आइडियोलॉजी क्या है, प्रिंसिपल क्या है, और उसके अलावा फिर नंबर ऑफ़ कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ते जाते हैं। तो ये मेजरली जो दो चीज़ें हैं स्पेसिफिकली। और फिर अगर हम स्पेशलिटी वाइज जाएं तो जोड़ तो मैंने एक एग्जांपल दिया स्पाइन के लिए, तो अगर आप किसी को बात कर भी लें कि ऑपरेट करना है तो मरीज़ को लगता है कि हमने उनसे जान मांग ली उनकी। उनको ऐसा लगता है कि कराने की ज़रूरत होती ही नहीं है, उसको करा लिया तो दे वोंट बी एबल टू वॉक एंड डू एनीथिंग। ओके। और एक फिजियोथेरेपिस्ट और एक ऑर्थोपेडिशियन में मैं कैसे डिफरेंशिएट कर सकता हूँ? मतलब कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो फिजियोथेरेपिस्ट कहते हैं कि मैं इजीली सही कर सकता हूँ, लेकिन जब हम किसी एक हड्डी के डॉक्टर के पास जाते हैं तो कहता है कि नहीं, इसके लिए आपको ऑपरेट कराना पड़ेगा। तो किस कंडीशन, अलार्मिंग कंडीशन क्या होती है कि हम फिजियोथेरेपिस्ट से स्विच करें एक डॉक्टर के पास? ये बेसिकली एक कॉमन मिसकंसेप्शन बोल सकते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं उनका बेसिक लाइन ऑफ या नेचर ऑफ वर्क जो है वो जो है बेसिकली उनका काम है कि आपको मसल ग्रुप्स टारगेटेड एक्सरसाइजेस समझाएं और उससे रिलेटेड पेन मैनेजमेंट के लिए वो हेल्प आउट करें। जब उनका जो स्पेक्ट्रम है, अगर वो उस स्पेक्ट्रम से बाहर जाके बात करते हैं, जैसे कई पेशेंट्स हमारे साथ आते हैं जब वो ये कहते हैं कि हमको फिजियोथेरेपिस्ट ने एक्सरे देख के ये प्रेस्क्राइब किया, तो कई बार ऐसे भी केसेस आते हैं जब वो बोल देते हैं कि फिजियोथेरेपिस्ट ने हमें कोई मेडिसिन भी बता दी। तो आइडियली वो उनका स्पेक्ट्रम नहीं है, उनका स्पेक्ट्रम है मसल ग्रुप रिलेटेड एक्सरसाइज और उनके रिलीफ के लिए। अब जब आप ऑर्थोपेडिशियन के पास जाते हैं तो उनका स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है, ऑब्वियसली उसके पीछे 10 साल की मेहनत है, इसीलिए दे नो कि मसल ग्रुप रिलेटेड अगर एक्सरसाइज के बाद भी आपको रिलीफ नहीं हो रहा है तो क्या करना है, और अगर आपको सर्जिकल रिक्वायरमेंट है तो क्या करना है। तो वो है बेसिकली। ओके। तो कोई ऐसे ऑर्थोपेडिक इश्यूज़ जो आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर कंडीशन जो है सिर्फ एक हड्डियों का डॉक्टर ही सही कर सकता है, उस केस में हमें फिजियोथेरेपिस्ट के पास नहीं जाने की ज़रूरत है? अगर हम बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दें तो जितने एक्सीडेंटल केसेस हैं जिनमें आप ट्रॉमा कंडीशंस होती हैं, फ्रैक्चर्स होते हैं, उसमें मैं तो सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि दे शुड गो टू द नियरेस्ट ऑर्थोपेडिशियन, क्योंकि उसमें भी लोग आजकल ट्रेंड ये है, मतलब विद कमिंग ऑफ एज एंड लिटरेसी ये चीज़ें कम हो गई हैं, बट उसमें भी लोगों का एटीट्यूड यही रहता है कि वो आजू बाजू जो भी हो जाए फर्स्ट ऑफ ऑल पहले उससे ट्रीटमेंट ले ले जब तक चीज़ें ख़राब नहीं हो जाती। हाँ, उसमें भी फिजियोथेरेपिस्ट का रोल आता है कि वंस यू गेट ऑपरेटेड, अब आप ऑपरेट हो गए, उसके बाद रिहेबिलिटेशन फेज में देयर इज़ अ मेजर रोल दैट फिजियोथेरेपिस्ट प्ले, वो उनका पार्ट है। ओके। और एक क्वेश्चन मेरा ये था कि हमारी एज का क्या इफ़ेक्ट आता है हमारी हड्डियों के ऊपर, जैसे से हमारी एज बढ़ती जाती है, या फिर अगर कोई बच्चा ग्रो कर रहा है तो उसका कुछ एक हड्डियों से कोई प्रॉब्लम या कुछ ऐसा कॉमन सिनेरियो है जो आप डिस्कस करना चाहें? एज रिलेटेड चीज़ें अगर हम ब्रॉडली क्लासीफाई करें तो 3 एज ग्रुप्स होंगे, और हम जेंडर वाइज अगर क्लासीफाई करें तो मेल फीमेल 2 एज ग्रुप्स प्राइमरली, 2 कंडीशन, मतलब 2 सेक्सेस में मेल और फीमेल 2 हो जाएंगे। अब अगर हम एज वाइज क्लासीफाई करना चाहते हैं तो पीडियाट्रिक एज ग्रुप में जो बच्चे होते हैं दे आर इन ग्रोइंग फेज, तो उसमें हम कहते हैं फाइसिस, एक वर्ड यूज़ करते हैं मेडिकली कि जब तक फाइसिस ग्रो कर रही हैं तब तक लंबाई बढ़ रही है। तो जनरली हम देखते हैं कि मेल्स में फाइसिस ग्रोथ जो है कंप्लीट होने का एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट है और फीमेल्स में एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट है। फीमेल्स में मोस्टली जो इशू है कि वो हार्मोनल ड्रिवन रहता है मोस्ट ज़्यादा, तो उनके केसेस में अगर हम थोड़ी ओल्डर एज ग्रुप की बात करें तो एक फेज़ आता है कि जब उन लोग प्यूबर्टी हिट करते हैं उसके बाद जो है बोन का स्ट्रक्चर इज़ गुड, लेकिन जैसे जैसे दे कंटिन्यू टू एज तो एक टाइम आता है जब वो पोस्ट मेनोपॉजल फेज़ में आते हैं,
तो दे स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग ऑस्टियोपोरोसिस। तो ऑस्टियोपोरोसिस में मोस्टली इशू ये रहता है कि इन इंडिया ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखेंगे तो उनके यहाँ रेगुलर चेकअप्स हैं पोस्ट मेनोपॉजल फेजेस में, स्पेसिफिकली दे आर कंसर्न्ड अबाउट द फैक्ट कि बोन हेल्थ कैसी है जी। तो इंडिया में उसकी अवेयरनेस नहीं है। इन जनरल अगर कोई पेशेंट पोस्ट मेनोपॉजल एज ग्रुप में है, फीमेल स्पेसिफिकली, तो दे शुड गेट एटलीस्ट विटामिन D3 एंड कैल्शियम टेस्टेड इन ऑन अ 6 मंथली, और इफ दैट्स नॉट पॉसिबल एनुअली एटलीस्ट। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत माइनर सी ट्रिक्स हैं जो एटलीस्ट करनी चाहिए, सो दैट जो एक हम बोलते हैं ना फीमेल्स में बहुत एक डर रहता है कि हमारे घुटने जल्दी बदलेंगे, वो इसीलिए रहता है क्योंकि इनिशियली उनने वो चीज़ निगलेक्ट की होती है। फिर एट दैट टाइम जब वो हमारे पास आते हैं, व्हेन दे प्रेजेंट टू अस क्लिनिकली, उस समय स्टेज उनकी ऑस्टियोआर्थराइटिस की इतनी हाई हो चुकी होती है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि गठिया तो इतना बढ़ चुका होता है कि उसके लिए हमारे पास कोई ऑप्शन रहता नहीं है। ओके तो जैसे आपने गठिया की बात की है, तो मैं इस पर एक क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ये जो ऑर्थराइटिस होता है ये कितने टाइप्स का होता है और ये ट्रीटेबल है कि नहीं है? उससे मेजर कैटेगरीज, किन मेजर कैटेगरीज में इसको डिस्ट्रीब्यूट? हाँ जी, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो बेसिकली उसका वर्ड मीनिंग देखें तो गठिया जो हम हिंदी में कहते हैं, गठिया इज़ नथिंग बट वियर एंड टियर ऑफ बोन्स। तो मतलब अगर हम बहुत सिंप्लीफाइड टर्म्स में बोलना चाहें तो हड्डी के घिसने की वजह से जो परेशानी हो रही है, दैट इज़ ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब इसके कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। इट कैन बी बिकॉज ऑफ डीजेनरेटिव चेंजेस, जो कि हमारे एज रिलेटेड चेंजेस रहते हैं, उसकी वजह से हो सकता है। जब हम एज करते हैं उसके साथ हमारी बोन जो है वो भी एज करती है, तो उसकी वजह से गठिया हो सकता है। उसके बाद कई बार ऐसे केसेस हो सकते हैं कि हमारे को कोई ट्रॉमेटिक इंजरी हुई हो जिसके कारण कोई वाइटल स्ट्रक्चर जो है वो डैमेज हुआ हो, उसकी वजह से हम गठिया महसूस कर सकते हैं उस पर्टिकुलर पार्ट में। देन देयर आर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जिसकी वजह से हम गठिया महसूस करते हैं। सो देयर इज़ अ वाइड स्पेक्ट्रम। सो इट इज़ वेरी मच एडवाइजेबल कि आपको अगर कोई भी सिम्टम आप ऐसा महसूस कर रहे हो तो यू शुड गो टू योर नियरेस्ट ऑर्थोपेडिशियन, गेट योरसेल्फ चेक्ड। ओके तो जैसे आपने मुझे बताया कि ओवर द एज होता है, पर आजकल हमने बहुत यंग जनरेशन में भी ये प्रॉब्लम देखी है कि जो लोग नॉर्मली IT इंडस्ट्री में हैं या कंप्यूटर्स पे काम कर रहे हैं, उनको उंगलियों के जोड़ों में दर्द होना, और टेस्ट कराते हैं, टेस्ट में नहीं निकलता है, बट उनको कई सारे मेडिसिन्स उसी से और गठिया से रिलेटेड देनी शुरू कर दी जाती हैं। तो ये कैसे डायग्नोज कोई करे? सो इसके भी जैसा कि मैंने बोला है बहुत वाइड स्पेक्ट्रम है, तो इसमें कई चीज़ें रहती है जो डाइटरी फैक्टर्स भी इफेक्ट करते हैं। तो देयर इज़ अ टाइप ऑफ अर्थराइटिस को हम गाउटी अर्थराइटिस बोलते हैं। इसमें बेसिकली हमारा यूरिक एसिड लेवल बढ़ता है। इट इज़ बिकॉज हमारा प्रोटीन कंटेंट जो है वो काफ़ी बढ़ चुका होता है। तो इसमें हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि इफ़ यू आर प्राइमरली हैविंग अ वेरी रिच प्रोटीन डाइट, जिनके केसेस में ये बड़े हुए आते हैं, ब्लड मार्कर्स होते हैं, इसके लिए हम टेस्ट कराते हैं यूरिक एसिड लेवल्स। अगर वो बड़े आते हैं तो हम उन्हें एडवाइस करते हैं डाइटरी चेंजेस एंड अलॉन्ग विद दैट मेडिकेशंस। तो वो एक फैक्टर होता है जो इनका ओवरऑल क्लिनिकल कंडीशन इंप्रूव करने में हेल्प करता है। और बाकी जो IT इंडस्ट्री वाले रहते हैं उनमें मेजर इशू जो है अर्थराइटिस से ज़्यादा उनके यहाँ उनका इशू है पोस्चरल, जो पोस्चर रिलेटेड पेन है, बिकॉज उनको काफ़ी लंबे समय तक सिटिंग पोजीशन में बैठना होता है, उसकी वजह से दे एक्सपीरियंस दिस। ओके तो मेरा अगला क्वेश्चन उसी पे ही था आपसे कि जैसे हम नॉर्मली जो यंगस्टर्स हैं इनको नेक पेन होता है ना, या फिर शोल्डर पेन होना शुरू हो जाता है, तो इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? और हम चूँकि अभी एज बहुत कम है, 30 साल है, 35 है, तो इस एज में ये पेन अगर होता है तो इसे हम कैसे, किस टिप्स आप कुछ देना चाहें ऐसी जिनसे इसको प्रिवेंट किया जा सके? अगर इसके लिए सबसे अच्छी टिप देना चाहें तो इसकी सबसे अच्छी टिप जो है, हमारे घर में हमारी जो मदर्स होती हैं वो हमें इसके लिए कंटिन्यूसली इसकी टिप देती रहती हैं, ऑल्दो हम निगलेक्ट करते हैं कि सही पोस्चर में बैठ के पढ़ो। पेरेंट्स बोलते हैं कि आप टेबल कुर्सी लगा के पढ़ो। सो आजकल विद कमिंग ऑफ एज लोगों के अंदर जो है एक इस तरीके का पैटर्न डेवलप हो गया है कि उनको हर चीज़ में बहुत ओवर कंफर्ट की आदत हो गई। तो अगर पढ़ भी रहे हैं तो वो लेट के पढ़ेंगे और वो ऐसे पोस्चर में पढ़ेंगे जिससे नेक यानी कि सर्वाइकल स्पाइन पे स्ट्रेन आ रहा है। फिर अब ऑनलाइन गेमिंग्स एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें शुरू हो गई हैं जिसमें कंटिन्यूसली एक पोजीशन में बैठ के हम जो है कंसंट्रेट करते हैं। तो उन सब चीज़ों की वजह से जो पोस्चर रिलेटेड पेन होता है उससे जो है यंगस्टर्स जनरली ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं। तो इससे बचने के लिए वो कुछ कर सकते हैं? बचने के लिए बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है। इनिशियली तो सबसे पहले तो ये हो ही ना, उसके लिए आप एटलीस्ट पोस्चर सही मेंटेन करें जी।
दो एटलीस्ट बेसिक चीज़ें, खाना खा रहे हैं डाइनिंग टेबल पे खाएं, अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप स्टडी टेबल पे पढ़ें, बिस्तर पे लेट के ना पढ़ें, अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो कंटिन्यूसली एक पोजीशन में नेक पे स्ट्रेन डाल के ना यूज़ करें। और अगर उसके बाद भी अगर आप ये स्टेज से निकल चुके हैं एंड इफ़ यू आर सफरिंग, तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जो बेसिक फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेज होती हैं इनके लिए, जैसे कि नेक रिलेटेड होती हैं, उसके बाद वट एवर पोर्शन यू आर सफरिंग फ्रॉम, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। विद कमिंग ऑफ एज आजकल यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोस अवेलेबल हैं कि अगर आप एक वीडियो भी सर्च करेंगे कि सर्वाइकल स्पाइन रिलेटेड एक्सरसाइजेज फॉर नेक, तो बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, हार्डली 2-3 मिनट लगता है और काफ़ी अच्छा उसके रिजल्ट्स हैं। ओके, बिकॉज मेरा ये क्वेश्चन नॉर्मली उनके लिए था जो आईटी इंडस्ट्री से हैं, कोडिंग कर रहे हैं, अब उनको 2 घंटे 3 घंटे नॉर्मली अपनी डेस्क पे बैठना पड़ता है। उनके लिए सबसे अच्छा जो हम सजेस्ट करते हैं उनको, कि उनको एक कंटिन्यूशन के बाद वी आस्क देम कि आप आधा घंटे अगर एट अ स्ट्रेच काम कर रहे हैं या 45 मिनट्स फॉर इंस्टेंस काम कर रहे हैं, तो 45 मिनट्स के बाद आप थोड़ा सा जो है उस हाँ स्टॉप करें उस प्रोसीजर को। आप हार्डली 2 मिनट का जो है ब्रेक ले लें, उसके बाद आप फिर से कंटिन्यू करें, क्योंकि कंटिन्यूस स्ट्रेन की वजह से ही होता है। तो अगर आप इसको जब तक स्ट्रेन है तो मसल जो है वो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो है वर्क करती रहती है, तो हमें बस वो चीज़ जो है प्रिवेंट करनी है। ओके, तो ये चीज़ बार रिकर नहीं होती। ठीक है। कुछ ऐसा मैं जैसे आपने मुझे बताया एक्सरसाइज कर लें, और कुछ नॉन सर्जिकल एक्सरसाइज या ट्रीटमेंट्स भी हैं नेक पेन के लिए? जो फिजियोथेरेपी रिलेटेड जो मैंने आपको बताया उसमें बहुत सारे सिंपल ट्रीटमेंट्स हैं, जिसमें हम नेक एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज होती हैं, जिसमें हम नेक पीछे करते हैं, साइडवेज मूवमेंट करते हैं, वो आप बैठे बैठे चेयर पे भी कर सकते हैं। इवन फॉर IT पीपल इट इज़ कम्फर्टेबल, इट हार्डली टेक्स 1 मिनट। आप 30 मिनट काम कीजिए, 1 मिनट का ब्रेक लीजिए, थोड़ा सा नेक एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस करिए, आपको वो लगेगा ही नहीं, आपको मेडिसिन भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, पर और मुझे कब ऐसा महसूस हो कि मुझे आपके पास आने की ज़रूरत है, कि अगर मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मुझे पेन से रिलीफ नहीं मिल रहा है, या फिजियोथेरेपी भी आपके जो कुछ टिप्स आपने बताई या कहीं मैंने वीडियो देखा उसके बाद भी मुझे रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो मुझे क्या उस कंडीशन में एक आपके पास या किसी ऑर्थोपेडिक के पास जाने की ज़रूरत है? आंसर जो है आपके क्वेश्चन में ही है। अगर आप सब कर रहे हैं एंड यू स्टिल फीलिंग कि चीज़ रिलीफ नहीं हो रही, देन ऑब्वियसली यू शुड गो एंड कंसल्ट। अदर देन दैट, अगर आपको उसके अलावा कुछ एसोसिएटेड सिम्टम्स भी हैं, जैसे कि अगर आप नेक पेन है उसके साथ आपको रेडिएटिंग पेन है आर्म्स में, फोर आर्म तक जा रहा है या हैंड तक जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें भी अगर आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको कंसल्ट करना चाहिए। देन देयर इज सम एसोसिएटेड प्रॉब्लम विद दैट। ओके, सो डॉक्टर तरुण, मेरा एक क्वेश्चन शोल्डर से रिलेटेड है, जिसमें मैं जानना चाह रहा हूँ कि जो शोल्डर पेन होता है ये कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है ना, और क्या ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आपको लगता है कि ये पेन अब मुझे डॉक्टर के पास पहुँचना ही पहुँचना है? शोल्डर में पेन होने के बहुत सारे मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। एक तो बट ऑब्वियस रीज़न है कि इंजरी रिलेटेड हो, और एक बहुत ही अनकॉमन सा रीज़न है जो काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होता, वो होता है शुगर रिलेटेड या डायबिटीज़ की वजह से। तो डायबिटीज़ की वजह से कई पेशेंट्स को जो है स्टिफनेस जो है शोल्डर में महसूस होती है, उसको हम क्लिनिकली जब वो टर्मिनल स्टेज में पहुंच जाता है हम उसे फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं। उस कंडीशन में पेशेंट का जो शोल्डर मूवमेंट है वो कम्प्लीटली रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो देयर आर लाइक कुछ सेट क्लिनिकल टेस्ट के सेट होते हैं जो हम उन पेशेंट पे करके देखते हैं, तो उस समय पता चल जाता है रेंज ऑफ मूवमेंट जो है शोल्डर का रिस्ट्रिक्टेड है। तो उसके लिए तो बहुत सिंपल रहता है, हम पेशेंट से जब वो हमारे पास आता है हम उनसे तभी एक जनरल हिस्ट्री ले लेते हैं कि आप की कोई शुगर हिस्ट्री है, अगर आप डायबिटिक हैं, और अगर आप हैं तो आपकी शुगर कंट्रोल्ड है या नहीं। तो उन पेशेंट्स में मोस्टली जब हम शुगर कंट्रोल करते हैं उसके साथ मैनेजमेंट करते हैं तो बेस्ट रिजल्ट्स आते हैं। दूसरा, अगर जो इंजरी रिलेटेड रहते हैं उसमें हमको जो है बहुत प्रॉपर असेसमेंट और टेस्ट लगते हैं, क्योंकि अगर शोल्डर के साथ जो मसल्स इन्वॉल्व हैं अगर उनकी इंजरी है तो अकॉर्डिंगली हर चीज़ का ट्रीटमेंट उसके हिसाब से रहता है। ओके, और नॉर्मली कई बार हम सुनते हैं कि शोल्डर डिसलोकेट हो गया, उसका क्या मतलब होता है और क्या उसमें सर्जरी ज़रूरी होती है? हाँ जी, तो शोल्डर डिसलोकेशन का मतलब होता है, अगर हम हिंदी में बोला जाए तो कंधा उतर गया। तो वो बेसिकली इसी वजह से होता है कि हर जॉइंट का जो है एक तरीका होता है कि एक पार्ट ऑफ जॉइंट कनेक्ट्स विद द डिफरेंट पार्ट ऑफ द जॉइंट, तो अगर वो अलाइनमेंट कभी भी चेंज हो जाए
तो उस वजह से जो है प्रॉब्लम अराइज होती है। उस टाइप की प्रॉब्लम को हम शोल्डर डिसलोकेशन बोलते हैं। तो अगर किसी को शोल्डर डिसलोकेशन हुआ तो उसके 2 मेजर इम्पैक्ट्स होते हैं। पहला तो जहाँ से शोल्डर डिसलोकेट हुआ है वो जब डिसइम्पैक्ट होता है तो वो अपने फ्रंट स्ट्रक्चर को हिट करता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, और उसके साथ जो मसल्स होती हैं या टेंडन्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं उनकी इंजरी भी होती है। अब कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि हर केस में सर्जरी लगती, हर केस में सर्जरी नहीं लगती। शोल्डर डिसलोकेशन के लिए सबसे प्राइमरी ट्रीटमेंट ये होता है कि हम शोल्डर रिडक्शन करते हैं। तो शोल्डर रिडक्शन का मतलब है, अगर मैं बिल्कुल हिंदी में समझाना चाहूँ, कि कंधा उतर गया उसको हम वापस चढ़ाते हैं। अब इसमें भी 2 तरीके होते हैं। जनरली एक थोड़ा ब्रूटल तरीका है कि हम बिना एनेस्थीसिया के भी अटेम्प्ट ले सकते हैं। अगर आप इमरजेंसी सिचुएशन में हैं और पेशेंट बहुत पेन में है, एनेस्थीसिया के लिए टाइम लगने वाला है, तो वो एक ऑप्शन हो सकता है। बट प्रेफरेबली जो सबसे अच्छा तरीका है कि एक शॉर्ट जीएफ में आप पेशेंट को लें अंडर जनरल एनेस्थीसिया और उसके बाद आप पेशेंट को रिड्यूस करें शोल्डर के लिए, तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। उसके बाद हम पेशेंट को स्ट्रैप कर देते हैं और हम उनको मूवमेंट के लिए एडवाइस करते हैं कि नहीं करना, रिस्ट्रिक्टेड रखते हैं मूवमेंट फॉर अ स्पेसिफिक ड्यूरेशन। मोस्टली 4 to 6 वीक्स का ड्यूरेशन रहता है वो। और अगर एसोसिएटेड इंजरी है कि नहीं मसल्स में, उसको चेक करने के लिए हम एक टाइम फ्रेम के बाद मोस्टली आफ्टर 2 वीक्स और 10 days वी एडवाइस पेशेंट की एक MRI कराने के लिए, जस्ट टू मेक श्योर कि कोई इंजरी है कि नहीं। अगर MRI पे हमको लगता है कि देयर इज सम इंजरी या कोई ऐसी इंजरी है जिससे गोइंग फर्दर उनको प्रॉब्लम हो सकती है मूवमेंट में या कोई भी डेली रूटीन में, तो हम उनको फिर सर्जरी अकॉर्डिंगली सजेस्ट करते हैं। ओके क्योंकि नॉर्मली कई बार होता है छोटे बच्चों में भी खेलते खेलते उनका शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है। अब उस कंडीशन में मैं ये आपसे अपने व्यूअर्स को एडवाइस दिलाना चाहूँगा कि कई बार क्या होता है, लोग आस पड़ोस में किसी से कह दिया कि ये शोल्डर सही कर देता है, फिजियोथेरेपी, उसके पास स्किल्स भी नहीं है, उसने हाथ खींच के कर दिया, तो ये कितना ज़्यादा खतरनाक होता है? ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि जिसको प्रॉपर टेक्निक नहीं पता है अगर वो इस चीज़ को अटेम्प्ट करता है तो इससे रिलेटेड आपको वहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, नर्व्स होती हैं, वेसल्स होती हैं जो डैमेज होने का चांस होता है। और जो सबसे ज़्यादा होता है वो होता है हाइड्रोजेनिक फ्रैक्चर, जिसका मतलब है कि आप गए शोल्डर रिड्यूस कराने थे लेकिन साथ में किसी ने बहुत ही फॉल्टी टेक्निक से वो ऑप्ट किया, उसकी वजह से शोल्डर टूट ही गया, आपकी बोन ही फ्रैक्चर हो गई। तो डिसलोकेट होना इज़ समथिंग जो कि फिर भी ट्रीटेबल है और इजीली ट्रीटेबल है, लेकिन अगर फ्रैक्चर हो गया तो फिर इट एंटायरली डिपेंड्स कि वो कितना फ्रैक्चर है, कैसा है, फिर वो एक अलग स्पेक्ट्रम चालू हो जाता है। ओके तो इसका मतलब है अगर हमारे पास कोई भी ऐसा मेडिकल सेंटर अवेलेबल है जहाँ पे ऐसी फैसिलिटी, तो सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी यही होनी चाहिए कि हम उस मेडिकल सेंटर पे विजिट करें। बिल्कुल बिल्कुल। ओके और मैं आपसे एक चीज़ भी जानना चाह रहा था कि कोई हमें ऐसी टिप्स बताएं जो बैक पेन के साथ साथ डेली एक्टिविटीज़ को भी मैनेज करने में हमारी मदद करे। जस्ट लाइक कि अगर मुझे बैक पेन है ना, और मैं एक सर्टेन एंगल के बाद से झुक नहीं पा रहा हूँ या मूवमेंट में मेरी दिक्कत हो रही है, तो इस केस में मैं कुछ ऐसी टिप आप देना चाहें? अगर आपको बैक पेन का इशू है मोस्टली, तो हमको सबसे पहले ये असेस करना ज़रूरी है कि बैक पेन कौन से टाइप का है। 2 टाइप के बैक पेन होते हैं, एक तो लोकलाइज्ड और एक जो कि जिसको हम बोलते हैं रेडिकुलर बैक पेन, मतलब बैक पेन एसोसिएटेड विथ रेडिकुलोपैथी। तो अगर आपका लोकलाइज्ड बैक पेन है तो वो जो है वो तो स्पेसिफिकली आपको खाली बैक में ही इशू देगा, आपको स्टिफनेस महसूस होगी, आपको डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में थोड़ा इशू आएगा। लेकिन अगर आपका एसोसिएटेड विद रेडिकुलर पेन है, मतलब कि अगर आपका बैक पेन जो है वो पाँव तक आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपको एसोसिएटेड डिस्क हर्निएशन भी हो सकता है। ओके और एक क्वेश्चन मेरा आपका सर्वाइकल से लेके है कि ये मैं जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस है ये क्या चीज़ होती है और इसके सिम्टम्स क्या हैं? जनरली सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस जो है इसके बेसिक सिम्टम्स जो है आपको नेक पेन एसोसिएटेड नेक पेन महसूस होगा। अगेन अगर उसके साथ डिस्क इन्वॉल्वमेंट है तो उसका रेडिकुलर सिम्टम्स आपको हाथों तक महसूस होगा। okay. और जनरली इसका रीज़न जो होता है मोस्टली या तो बैड पोस्चर या इन गोइंग फॉरवर्ड जो है उसका जो बोन क्वालिटी है आपकी जी वो डिटोरिएट होना, या अगर आपका बोन क्वालिटी डिटोरिएट हुआ है या ड्यू टू
डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल थिंग्स, कैल्शियम, विटामिन जो आपके लिए बोन स्ट्रेंथ के लिए रिक्वायर्ड है, वो अगर आपकी कम है तो ये प्रोसेस में प्रॉब्लम जाती है। ओके, क्या ये गलत तरीके से सोने से भी हो सकता है? जैसे बहुत लोग बहुत हाइट की पिलो वगैरह यूज़ करते हैं, क्या हाँ, पॉस्चर के अंदर मतलब इट्स अ बिग अम्ब्रेला, आप सब कुछ डाल सकते हैं। गलत तरीके से सोना, गलत तरीके से पढ़ना, गलत तरीके से टीवी देखना, गलत तरीके से फ़ोन यूज़ करना। तो अगर उसको समराइज़ किया जाए तो पॉस्चरल करेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपके नेक पे कंटिन्यूस स्ट्रेन नहीं आना चाहिए। तो आप कोई एक ऐसा पोस्चर बताना चाहेंगे जो सोते वक्त, क्योंकि उस टाइम पे तो हमारा कंट्रोल नहीं रहता बॉडी पे, तो हम एक कोशिश करें कि इस पोस्चर में मैं सोऊं तो वो थोड़ा सा इन चीज़ों का इफेक्ट कम करे? पोस्चर एज सच तो नहीं, लेकिन इसके लिए सबसे एडवाइजेबल चीज़ जो मेरे एंड से मैं सजेस्ट करना चाहूँगा वो ये है कि आप जब भी सो रहे हैं तो जैसा आपने कहा कि आप नेक सपोर्ट जो भी यूज़ करते हैं या तकिया जो भी यूज़ करते हैं, वो आपको ऐसा यूज़ करना है कि वो मतलब बहुत ज़्यादा, जैसे कईयों को आदत रहती है वो बहुत मोटे पिल्लोज यूज़ करते हैं, उसकी वजह से जो नेक पोस्चर होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में रहता है, तो कंटिन्यूस स्ट्रेन में रहती है बॉडी। तो या आइडियली हम यही एडवाइस करेंगे कि या तो आप जो है पिलो जो यूज़ कर रहे हैं या सिंगल पिलो यूज़ करें। जब पेशेंट को एक्यूट पेन होता है तो हम उनको यहाँ तक सजेस्ट कर देते हैं कि आप पिलो यूज़ ही मत करो। इफ़ यू आर यूजिंग इट तो अगर बेयर मिनिमम भी रखना है तो हम बोल देते हैं एक टाल जो है आप उसे यूज़ करो फोल्ड करके, बस दैट्स अबाउट इट। तो आप छोटे पिलो यूज़ करो, ज़्यादा मोटे पिलो मत यूज़ करो, दैट विल डू। ओके, बट ऐसे पेशेंट्स के साथ दिक्कत ये आती है कि वो हैबिचुअल हो जाते हैं पिलो लगाने की, और फिर उन्हें प्रॉब्लम आती है कि नींद नहीं आ रही है या रात भर जग रहे हैं, फिर उनके साथ ये कंडीशन आ जाती है, तो उससे कैसे बच सकते हैं? ये बेसिकली हाँ, ये है एक मेजर इशू जिसकी वजह से नॉन कंप्लायंस भी रहती है। अगर आपने कुछ सजेस्ट किया और दूसरे ने नहीं भी माना पेशेंट ने, तो आपको ऑप्टिमम रिजल्ट्स नहीं मिलते। बट उसमें एक जो मोटिवेटिंग फैक्टर पेशेंट के लिए रहता है वो ये रहता है कि वो पेन रिलीफ चाहता है। तो अगर आपको पेन रिलीफ चाहिए अर्लीस्ट, तो एक टाइम आता है कि जब पेन क्वेश्चन इतना ज़्यादा हो जाता है कि पेशेंट जो है उन चीज़ों को ग्रेजुअली फॉलो करता है, और फिर उसको फिर हम सप्लीमेंट करते हैं अलॉन्ग विद मेडिसिन एंड फिजियोथेरेपी टू मेक थिंग्स बेटर फॉर पेशेंट। सो ग्रेजुअली फिर वो हैबिट डेवलप होने लगती है, एंड देन दे स्टार्ट टू फील कि हाँ ये सही, दिस इज़ द राइट वे टू गो। ओके, मैं एक क्वेश्चन ये था कि जो शोल्डर इंजरीज होती हैं हमारी, ये कैसे प्रिवेंट की जा सकती हैं उन लोगों के द्वारा जो जिम जा रहे हैं या स्पोर्ट्स में हैं, रिलेटेड हैं, है ना, जो जैसे कोई टेनिस खेल रहा है या इस तरह के एथलीट काइंड ऑफ पर्सन है, उनको कैसे वो अपने शोल्डर का ख्याल रखें? जो एथलीट्स होते हैं जो प्रोफेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, उनकी जो ट्रेनिंग होती है उसमें दे आर ग्रूम दैट वे कि उनको पता होता है कि इस स्पेसिफिक स्पोर्ट में मेरे शोल्डर पे कितना स्ट्रेन आ सकता है, और अगर वो सिचुएशन में मैं चला गया तो मेरा जो स्पोर्ट्स करियर है वो हैम्पर होगा। तो दे आर वेरी कंसर्न, उनको काफ़ी आइडिया होता है कि स्पेसिफिकली अगर आप थ्रोइंग एक्शन में हैं, अगर आप कुछ थ्रो कर रहे हैं तो एट अ पर्टिकुलर एंगल यू शुड नॉट थ्रो। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे चीज़ें रहती हैं जो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ट्रेनिंग उन्हें बताया था। बट जो कॉमन पीपल होते हैं उनके लिए सबसे मेजर इशू क्या है? जिम रिलेटेड इंजरीज जी। तो उसमें अगेन जो मेजर इशू ये है कि जब भी वो कुछ भी करने के लिए जाते हैं या कोई भी एक्सरसाइज फॉर्म वो ट्राई करते हैं, तो कई सारे, अगर आप जिम में लोगों को एक्सरसाइज करते हुए देखेंगे तो आप एक्सपीरियंस करेंगे कि जब वो कोई भी एक्सरसाइज सेट कर रहे होते हैं तो उनको अगेन उस एक्सरसाइज सेट का प्रॉपर पोस्चर नहीं पता होता जी। अगेन सारी चीज़ें बात उसी पे आ जाती है। तो अगर आप जिम में कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं और आप एक मसल ग्रुप को टारगेट करके कर रहे हैं, और अगर आप देखते हैं कि उस मसल ग्रुप की जगह 2 या 3 और मसल ग्रुप इन्वॉल्व हो रहे हैं, अगर मैं शोल्डर की एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो मेरा ट्राइसेप्स बैक या मेरा बाइसेप्स इन्वॉल्व हो रहा है मेजरली, तो वो आपका फॉर्म सही नहीं है। तो इसीलिए इनिशियली जब भी आप जिम में स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप वर्कआउट के शौकीन हैं, तो आप किसी के अंडर सुपरविजन में एटलीस्ट बेसिक एक्सरसाइजेस के फॉर्म्स पता होने चाहिए, सो दैट आप उसको चलते हुए आगे इंजर ना करें, या एटलीस्ट वो नहीं हो सकता तो जिसने किया हुआ है आप उनसे कंसल्ट करो। क्योंकि अगर आप जिम में जाके कोई भी एक्सरसाइज करते हैं और इस तरीके की प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, तो फिर जो टर्मिनल चीज़ होती है वो यही होती है कि आपका या तो कोई लिगामेंट टियर होता है या आपको कोई मेजर हार्म होता है बॉडी को। तो जिम रिलेटेड इंजरीज काफ़ी फ्रीक्वेंटली हम ओपीडी बेसिस पे भी देखते हैं।
ओके, मैं एक केस स्टडी बताना चाहूँगा। मेरे एक फ्रेंड हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले जिम ज्वाइन किया, और जिम ज्वाइन करने के अप्रॉक्सीमेट 1 से 1.5 महीने बाद उनको बैक पेन स्टार्ट हो गया। वो बैक पेन उनके लेफ्ट लेग में पूरा गया, और फिर मैंने उन्हें सजेस्ट किया कि तुम किसी ऑर्थोपेडिक को दिखा लो, ये चीज़ कर लो। बट नॉर्मली जैसे इंडियंस होते हैं थोड़ा सा अवॉइड करते हैं जब तक इंजरी बड़ी ना हो जाए। फिर 2 महीने बाद वो कहते हैं सब सही हो गया, और फिर 1 महीने बाद मुझे मिले, कह रहे अब मेरे राइट में हो रहा है। तो क्या इसका पीछे क्या रीज़न हो सकता है कि ये पेन थोड़े टाइम के लिए गायब हो गया फिर आ गया? तो जिम में ना जो इंजरीज होती हैं उसमें से जो एक मेरे सीनियर कहा करते थे कि जो जिम है वो अड्डा है ऑर्थोपेडिशियंस का। क्योंकि वहाँ से ना काफ़ी सारे पेशेंट्स जो हैं, बहुत सारे पेशेंट्स ऑर्थोपेडिशियंस के बाद खुद ही चले जाते हैं जी। वो कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि जिसकी वजह से उन्हें जाना पड़ जाता है। अब जैसा कि आपने बताया कि बैक पेन हो रहा है और बैक पेन पाँव में जा रहा है, तो जैसा कि मैंने अभी पहले भी डिस्कस किया था कि अगर बैक पेन पाँव में जा रहा है तो दैट इज़ रेडिकुलर पेन। तो मोस्टली क्या होता है, जब जिम में हम बहुत सारे एक्सरसाइज होते हैं, स्पेसिफिकली जो डेडलिफ्ट करते हैं, उसमें जो हमारी बैक का पोस्चर होता है उससे इतना इफेक्ट होता है कि हमारी जो डिस्क होती है वो हर्निएट करके स्पाइनल कॉर्ड को कंप्रेस करने लगती है। मतलब कि अगर हम आम भाषा में समझाना चाहें तो जो गद्दी है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी के बीच वाली गद्दी है, वो बाहर निकल रही है और पीछे वाली नस को दबा रही है, जिसके कारण हमें वो पेन महसूस होता है जो कमर से लेके पाँव तक जाता है। और अगेन आप अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा वेट उठा रहे हैं, गलत पोस्चर में वेट उठा रहे हैं। और जैसे स्पेसिफिकली कुछ एक्सरसाइजेज हैं जैसे डेडलिफ्ट है, तो अगर आप किसी भी स्टैंडर्ड जिम में जाएंगे तो वो आपको ये बताएंगे ही बताएंगे कि आपको बेल्ट पहन के ही एक्सरसाइज करनी है। तो कई लोग वो बेसिक प्रिकॉशंस अवॉइड करते हैं, दे वार्म अप नहीं करते और सीधा बैक एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं। तो जो बेसिक चीज़ें हैं, हर चीज़ों की प्री रिक्विजिट है, वो पूरा होना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो क्या हम इसे किसी नॉर्मल एक्सरे से जान सकते हैं कि ये कोई नर्व जो है, जैसा आपने बताया कि दब रही है, या कुछ इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस उसकी बैकबोन में स्टार्ट हो गई है, या एमआरआई वगैरह कुछ? एक्सरे से हमें जो है बेसिकली ये पता चलता है कि बोन का ओरिएंटेशन कैसा है जी, लेकिन हमें एक्सरे से ये भी पता चल जाता है कि एट अ स्पेसिफिक लेवल कुछ अगर हमें लगता है कंप्रेशन, हम ये वही जो मैं बोल रहा हूँ कि नस का दबना हम सस्पेक्ट कर रहे हैं क्लिनिकली भी, तो वो भी हमें काफ़ी हद तक उसका आइडिया लगता है। बट इसके लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट जो हम करते हैं वो एमआरआई करते हैं। एमआरआई में हमें एग्जैक्टली ये पता चलता है कि कौन सा फ्रेगमेंट जो है डिस्क का निकल के कहाँ पे कंप्रेशन दे रहा है और उसकी वजह से कितना % कंप्रेशन है और क्या आउटपुट जो है पेशेंट को महसूस हो रहा है, वो हम सब कुछ एसोसिएट करके डायग्नोस कर सकते हैं। फीमेल्स में ज़्यादा जो है ये प्रोसेस हमें एक्सपीरियंस होता है। इसका रीज़न मोस्टली जो हमने डिस्कस किया कि ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से और जो बोन हेल्थ पे एम्फेसिस नहीं है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है इसके केसेस हमें मिलते हैं। फीमेल्स में 50+ एज ग्रुप के जो फीमेल्स हैं, या जो भी हम कहना चाहें कि समवेयर नियर पोस्ट मेनोपॉजल एज ग्रुप के फीमेल्स हैं, उनमें ये ज़्यादा हमको लगता है कि वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्योंकि बोन क्वालिटी जो है वो जो है डिटोरिएट हो रही है। हड्डी के बीच में एक सर्टेन गैप होना चाहिए, तो अगर जब हम मूवमेंट कर रहे हैं और ये मूवमेंट हो रहा है तो यहाँ पर ये दोनों फ्रैगमेंट जो है बोन के आपस में घिस नहीं रहे, पर अगर ये चीज़ें आपस में टच हो रही हैं तो जब भी ये मूवमेंट होता है तो यहाँ फ्रिक्शन होता है। तो जनरली ये फ्रिक्शन जो है ये अर्थराइटिस कॉज करता है और इस प्रोसेस की वजह से जो है जोड़ घिसने लगते हैं, और यही पेशेंट्स जो होते हैं जब इनका अर्थराइटिस बढ़ता जाता है ये कैंडिडेट होते हैं नी रिप्लेसमेंट के लिए। हमारे साथ हमारी बोन भी बूढ़ी हो रही है, सबसे ज़्यादा हम एक्सपीरियंस करते हैं कि हमारी डाइट इस तरीके की है कि उसकी वजह से हम वेट बहुत जल्दी पुट ऑन करते हैं और फिजिकल एक्टिविटी लेवल जो है हमारा लो है, तो जितना हम खा रहे हैं वो एक्यूमुलेट हो रहा है और हमारी घुटनों को उनका वजन लेना पड़ रहा है। तो तरुण, मैं अब कुछ क्वेश्चंस नी जॉइंट के पूछना चाहूँगा आपसे। हाँ जी। जैसे नी जॉइंट में एक कॉमन कॉज क्या होते हैं नी पेन के, मैं ये जानना चाह रहा था आपसे, और कब इसे ट्रीट करने की ज़रूरत है? नी जॉइंट रिलेटेड पेन मोस्टली जो है एल्डरली एज ग्रुप्स में हम देखते हैं जी, और जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, फीमेल्स में ज़्यादा जो है ये प्रोसेस हमें एक्सपीरियंस होता है। इसका रीज़न मोस्टली जो हमने डिस्कस किया कि ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से और जो बोन हेल्थ पे एम्फेसिस नहीं है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है इसके केसेस हमें मिलते हैं। और नी जॉइंट रिलेटेड केसेस में हमें सबसे ज़्यादा जो अगर आप कंसिडर करेंगे फीमेल्स में 50+ एज ग्रुप के जो फीमेल्स हैं, या जो भी हम कहना चाहें कि समवेयर नियर पोस्ट मेनोपॉजल एज ग्रुप के फीमेल्स हैं, उनमें ये ज़्यादा
हमको लगता है कि वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्योंकि बोन क्वालिटी जो है वो जो है डिटोरिएट हो रही है, और धीरे 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 जाके जो है, जो हम कहते हैं कि जोड़ के बीच में जो जगह है, जिसको हम कॉमनली कहते हैं, जो आम भाषा में कहते हैं ना कि घुटनों के जोड़ के बीच का जो गैप है वो कम हो गया है, तो उन पेशेंट्स में जो है ये प्रॉब्लम हमें बहुत कॉमनली दिखती है। जो कुशनिंग जिसे आप बोल, कुशनिंग, हाँ, तो कुशनिंग के लिए भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो हमारी, अगर हम उसको एक सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करना चाहें तो अगर ये हमारी ऊपर वाली हड्डी है और ये नीचे वाली हड्डी है, तो इन दोनों हड्डी के बीच में एक सर्टेन गैप होना चाहिए। तो अगर जब हम मूवमेंट कर रहे हैं और ये मूवमेंट हो रहा है, तो यहाँ पर ये दोनों फ्रैगमेंट जो हैं बोन के आपस में घिस नहीं रहे हैं जी पर अगर ये चीज़ें आपस में टच हो रही हैं, तो जब भी ये मूवमेंट होता है तो यहाँ फ्रिक्शन होता है। जी तो जनरली ये फ्रिक्शन जो है ये अर्थराइटिस कॉज करता है, और इस प्रोसेस की वजह से जो है जोड़ घिसने लगते हैं, और यही पेशेंट्स जो होते हैं जब इनका अर्थराइटिस बढ़ता जाता है, ये कैंडिडेट होते हैं नी रिप्लेसमेंट के लिए। ओके, तो ये क्या ओवर द टाइम आपकी कुशनिंग ख़त्म हो जाती है, या लाइफ स्टाइल ख़राब होने की वजह से भी ऐसा होता है, या क्या कॉमन रीज़न क्या है इसका? इसके बहुत सारे रीजंस हैं ओवर द टाइम। एक तो जैसा कि हमने डिस्कस किया, एज रिलेटेड जो बोन, हमारे साथ हमारी बोन भी बूढ़ी हो रही है, जी एक तो वो कारण है। दूसरा है, अगर हमें कोई इंजरी है तो दोनों जॉइंट के बीच में एक कुशनिंग के लिए सब्सटेंस रहता है जिसको हम मेनिस्कस बोलते हैं मेडिकली। जी अगर उसकी कोई इंजरी है तो उसकी वजह से हो सकता है कि हमारा ये प्रोसेस फास्ट हो जाए। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो लाइफस्टाइल रिलेटेड चीज़ है आपने पूछी, तो जो हमें नॉर्थ इंडिया में जो स्पेसिफिकली सबसे ज़्यादा हम एक्सपीरियंस करते हैं कि हमारी डाइट इस तरीके की है कि उसकी वजह से हम वेट बहुत जल्दी पुट ऑन करते हैं और फिज़िकल एक्टिविटी लेवल जो है हमारा लो है। जी तो जितना हम खा रहे हैं वो एक्यूमुलेट हो रहा है और हमारे घुटनों को उनका वज़न लेना पड़ रहा है। तो उसकी वजह से धीरे 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 ये स्टार्टिंग में चीज़ें बहुत स्लो होती हैं, बट फिर एक टाइम के बाद वो बहुत एक्सेलरेट हो जाती हैं। तो इसीलिए आजकल हम जो पहले एक एज ग्रुप एक्सपीरियंस करते थे कि 60 ऑनवर्ड्स जो है इसके पेशेंट्स जो हैं मोस्टली हमें दिखते थे कि आइडियल कैंडिडेट हैं। जो जी हम टेक्स्ट बुक के हिसाब से भी जाएँ तो 60 ऑनवर्ड्स वाले आइडियल कैंडिडेट होते हैं, बट जो हम क्लिनिकली सिनेरियो में आजकल देख रहे हैं कि 60 के नीचे वाले पेशेंट्स भी जो हैं उनमें भी हमें सिमिलर प्रॉब्लम्स दिखने लग गई हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा था अगला क्वेश्चन कि हमें कब ये पता चल जाता है कि अब इसका सोल्यूशन सिर्फ नी रिप्लेसमेंट है? क्या कई बार कुछ डॉक्टर्स पे कुछ एक इंजेक्शंस लगाते हैं, या हम बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं जिसमें डॉक्टर्स बोलते हैं कि हम इसको स्ट्रेच कर देंगे एंड सर्टेन चीज़ उसके अंदर पुट ऑन कर देंगे जिससे आपकी सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कितना ये मिथ है, और इसमें मैं जानना चाहता कि क्या ये सच है भी कि नहीं है? अब इसमें ना काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अब हम अगर अर्थराइटिस की बात कर रहे हैं तो इसकी मल्टीपल स्टेजेस हैं। अगर हम इनिशियल स्टेज में हैं 1 2 3 एंड सो ऑन, तो अगर हम इनिशियल स्टेज में हैं तो ये हम फिजियोथेरेपी और मेडिसिन से कंट्रोल कर सकते हैं बहुत इफ़ेक्टिवली। जी और हम उसके प्रोसेस को, जो उसका इन्हांस प्रोसेस है जिससे वो फास्ट तरीके से आगे बढ़ रहा है, उसको हम रोक सकते हैं। स्टेज 2, स्टेज 3, मोस्टली स्टेज 2 और 3 के बीच तक जो है पेशेंट्स आर आइडियल कैंडिडेट, जिसमें हम विस्को सप्लीमेंटेशन दे सकते हैं, जिसमें जो नी की ल्यूब्रिकेशन के लिए जो फ्लूइड यूज़ होता है, जी हम वो फ्लूइड इंजेक्ट कर सकते हैं, जिसको हम इंट्राआर्टिकुलरली, मतलब सीधा हम घुटने में वो जोड़ में इंजेक्शन लगाते हैं। ओके तो उससे जो है घुटने की ल्यूब्रिकेशन बेटर होती है, और जो फ्रिक्शन वाला पार्ट जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था वो जो है ऑटोमेटिकली कम होता है, क्योंकि एक थिन फिल्म सी बन जाती है जी दोनों कॉन्डाइल्स के ऊपर, तो वो आपस में रब नहीं होते। तो वो एक और प्रोसेस है जो हम कर सकते हैं। ओके लेकिन जब स्टेज 3 के ऊपर आ जाता है, जब हम एक्सरे पे देखते हैं, जैसे आपका अगला क्वेश्चन था कि हम डायग्नोस कैसे करते हैं, तो जब हम डायग्नोसिस के लिए जाते हैं तो हम एक्सरे कराते हैं पेशेंट का, जिसमें कि हम उन्हें एडवाइस करते हैं कि आप स्टैंडिंग पोजीशन में एक्सरे कराइए। और जो एक्सरे होता है उसमें हम देखते हैं कि दोनों जो कॉन्डाइल्स हैं, मतलब जो ऊपर वाली हड्डी है और जो नीचे वाली हड्डी है, वो बिल्कुल चिपक चुकी है, जी उनके बीच में कोई स्पेस नहीं है। तो एक तो वो क्राइटेरिया होता है, और उसके बाद फिर जो हमारा एक्सरे होता है उस पर हमें कार्टिलेज का आइडिया नहीं लगता, जी जो हमारे जो बोन का सबसे लोअर हाफ में जो कार्टिलेज होती है वही होती है जो सबसे पहले डैमेज होती है अर्थराइटिस में। तो वो ओके एक्सरे पे कार्टिलेज का आइडिया, आपको एक आइडिया लगता है बट आप एकदम विजुलाइज नहीं कर सकते। तो अगर आपको उसमें और कंफर्मेशन चाहिए तो उसके लिए आप एमआरआई करा सजेस्ट सकते हैं। करते हैं। जी। ओके,
तो ये जो आपने स्टेज 2 में मुझे बताया कि हम इंजेक्शंस के थ्रू वो एक फ़िल्म करते हैं, ये कितनी सक्सेस रहती है? इसका सक्सेस रेट क्या रहता है? क्योंकि कई पेशेंट्स ऐसे कहते हैं कि उन्हें उसके बाद भी आराम नहीं मिला नॉर्मली, तो क्या इसमें अब कुछ? इसमें बेसिकली ये होता है कि अगर हम स्टेज 2 में सपोजिंगली एक पेशेंट आया, हमने उसे इंजेक्शन लगा दिया, लेकिन अगर वो अलोंग विद दैट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो है वो मस्ट है। अगर उसके बाद भी हमने उसे एडवाइस किया कि आप कुछ सर्टेन एक्टिविटीज़ जिस पे नी पे स्ट्रेन ज़्यादा आता है वो मत करिए। जी। जैसे फर्स्ट के लिए हमने उन्हें बोला कि आप स्टेयर्स चढ़ना उतरना थोड़ा कम करिए, आप घुटने मोड़ के बैठना थोड़ा कम करिए। इन सब पोस्चर्स में या इन सब मूवमेंट्स में बोन का जो कांटेक्ट पोर्शन है वो बढ़ता है, और इससे हमारा रबिंग वाला जो एस्पेक्ट है वो बढ़ता है। ओके। तो हम जनरली पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि आप ये वाला पार्ट जो है ये अवॉइड करिए, ताकि जो हमने आपके लिए ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करा है आर्टिफिशियली तो इंजेक्ट करके, वो थोड़ा लंबा सस्टेन करें। तो जनरली पेन रिलीफ होता है पेशेंट्स को, और उसके बाद वो सारी एक्टिविटीज़ बिल्कुल 0.0 लेवल की करने लगते हैं। जी। तो उससे फिर क्या होता है कि वो पेन उनको जल्दी वापस आ जाता है। बिकॉज़ हमारे दिमाग में एक चलता है कि मेरा घुटना नया हो गया, हाँ, तो वो हम फिर वो सारी रेगुलर एक्टिविटीज़ करने लगते हैं जो मुझे शायद उस टाइम नहीं करनी नहीं चाहिए। करनी चाहिए। वो आप एक्टिविटी सारी कर सकते हैं, बट जो प्रिकॉशंस हैं, डूज एंड डोंट्स जो आपको बताए जाते हैं, वो आपको रिलीजियसली एटलीस्ट फॉलो करने चाहिए, ताकि आपके घुटने की लॉन्जिटिविटी बढ़े। वरना फिर अगर हम उसे नहीं स्टॉप करेंगे तो वो आगे की स्टेज में प्रोग्रेस करेगा, और फाइनल स्टेज पे रिप्लेसमेंट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। कुछ वीडियोस या कुछ ऐसे लोग हैं जो ये भी क्लेम करते हैं कि हम जोड़ खींच के जो है उसे जी। ठीक कर देंगे। तो अगर आप लॉजिकली भी देखें कि जब अर्थराइटिस हुआ है तो दोनों बोन के फ्रैगमेंट आपस में एक दूसरे से घिस चुके हैं। जी। अब घिसने की वजह से उनने नीचे का कार्टिलेज ऑलरेडी डैमेज कर दिया है, जी। तो वो डैमेज तो हो गया, दैट इज ऑलरेडी डन। हुँ। अब मैं अगर खींच के दूर भी कर दूं हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, तो वो जो डैमेज हो चुका है वो तो ठीक नहीं हो सकता। हुँ। तो ऑलरेडी वो चीज़ तो वहीं गलत प्रूफ हो गई। और अगर इतना आसान होता खाली खींच के दूर कर देना, तो फिर तो ये बहुत कॉमन होता, कोई भी खींच देता। ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं कि जब हम नी रिप्लेसमेंट करते हैं जी। तो कितने टाइप का हो सकता है, क्या टाइमिंग इसमें लगती है ना? और क्या सजेस्ट करना चाहते हैं आप व्यूअर्स को कि जैसे ओल्ड एज में या थोड़ा सा कम एज में 40 टू 50 के बीच में अगर कोई नी रिप्लेसमेंट कराता है तो उसकी लाइफ कितनी रहती है नी रिप्लेसमेंट की? पहला क्वेश्चन। दूसरा, हमें क्या इससे बहुत डरने की ज़रूरत है कि नहीं है? ठीक है। और तीसरा एक क्वेश्चन है कि नॉर्मली लोग ये कहते हैं कि बहुत एक्सपीरियंस वाला कोई डॉक्टर है तो ही मैं सही करवाऊंगा, अदरवाइज मेरा घुटना टेढ़ा जुड़ सकता है या गड़बड़ हो सकता है। तो हम क्रोनोलॉजिकली जाते हैं। तो जो पहला पॉइंट है कि एज ग्रुप, तो एज ग्रुप में अगर जैसा कि जो एज ग्रुप आपने सजेस्ट किया कि 40-42, जनरली इस एज ग्रुप में जो भी है, हम एज अ ऑर्थोपेडिशियन हम ये नहीं ट्राई करते कि हम सामने वाले का घुटना बदल दें, टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि अनलेस और अनटिल कोई ऐसा बहुत ही मेजर इशू हो कि उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा हो, तो 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स हम यही ट्राई करते हैं कि हम उसे घुटने को, उसके नेचुरल जॉइंट को सैल्वेज करें। उसका बेसिक रीज़न ये है कि अगर हमने लेट से 40 की उम्र में एक का घुटना बदल दिया, तो उसकी जो एवरेज एक्सपेक्टेंसी होती है जो इम्प्लांट की, वो 15 से 20 साल की होती है। ओके। और वो भी जो हम एक रेंज बोलते हैं, उसका रीज़न ये होता है कि जो भी पेशेंट है उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी पे वो डिपेंड करता है। अगर पेशेंट चलता है या उसकी फ़िज़िकल यंग होगा तो बट नेचुरल उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो लेट से मैंने हाइपोथेटिकली 40 की एज ग्रुप में एक पेशेंट का अगर घुटना बदल दिया, तो उसका इम्प्लांट इज़ मोर प्रोन कि वो जल्दी घिस जाए। जी। अगर मैं एक 65 या 70 साल के पेशेंट में कर रहा हूँ, तो उनके में मुझे बहुत कॉन्फिडेंस रहेगा कि इनका 20 चलेगा, क्योंकि उनका फिजिकल एक्टिविटी और इम्प्लांट के ऊपर स्ट्रेस उतना कम है। उन केसेस में देयर आर अदर प्रोसीजर्स ऑल्सो, जिसमें हम जो है जो घुटने का जो मैंने बताया कि निचला भाग है वहाँ पे ऑस्टियोटमी करके हम उसका एंगल या अलाइनमेंट चेंज करके नेचुरली थोड़े समय के लिए उनके जॉइंट को और मौका दे सकते हैं कि आप जब तक आपका नेचुरल जॉइंट जो है वो चल जाए तो चल जाए। ये हम कोशिश कर सकते हैं, आइडियली ये करते हैं जी। अगर एज ग्रुप थोड़ी कम है तो। और जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एक्सपीरियंस सर्जन से रिलेटेड है, तो उसके लिए तो बहुत ही एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है कि विद कमिंग ऑफ एज हर इंसान मेहनत कर रहा है, और हर इंसान मेहनत करके धीरे धीरे ही इज़ लर्निंग।
और साइंस भी इवॉल्व हो रही है। तो ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा, सभी सर्जन्स के लिए कह रहा हूँ कि जो भी सर्जन नया आ रहा है या जो वो एक्सपीरियंस ले रहा है, तो वो उस समय की रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन से बहुत ज़्यादा उसको नॉलेज है। जो भी रेलेवेंट प्रोसीजर्स चल रहे हैं वो बहुत अपडेटेड है उन चीज़ों से, क्योंकि उसकी ग्रूमिंग उस प्रोसेस में हुई है या उस टाइम पे हुई है जब ये सारे प्रोसीजर्स जो हैं एप्लीकेबल थे जी। तो उन केसेस में मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो यंग सर्जन्स हैं उनको ये पता है कि अभी ट्रेंडिंग क्या है। मैं ऐसा नहीं कहता कि जो सीनियर सर्जन्स हैं उनको नहीं पता, बट मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो यंग सर्जन्स हैं वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और इट्स नॉट जस्ट अबाउट द नंबर ऑफ केसेस, इट्स जस्ट अबाउट द क्वालिटी ऑफ केस। और जो आपको बेस्ट हेल्थ केयर प्रोवाइड करे, जो डॉक्टर आपको ये समझा सके कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, जो एड्रेस कर सके आपकी सिचुएशन को, और एट द एंड ऑफ द डे जो आपको ये बता सके कि आपका रिजल्ट, मैं आपको अश्योर करता हूँ कि ऑप्टिमम रहेगा, यू शुड ऑप्ट फॉर दैट डॉक्टर। एज शुड नॉट बी अ फैक्टर कि हाँ ये डॉक्टर जो है अगर ये छोटा दिखता है और वो डॉक्टर जो है वो 20 साल बड़ा दिखता है, तो ये कोई फैक्टर नहीं है। क्योंकि जनरली अगर आप देखें तो हम कभी कपड़े खरीदने जाते हो तो हम ये तो नहीं सोचते कि 20 दिन पुराने कपड़े खरीदेंगे, हम नए ही खरीदते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम नई चीज़ प्रेफर करते हैं, बट डॉक्टर्स के स्पेसिफिकली जब हम डॉक्टर्स चूज़ करने जाते हैं तो हमारा रिसर्च जो है वो इस पे बेस्ड रहता है मोस्टली कि उसके नंबर्स कितने हैं। तो कई बार ये होता है कि नंबर्स बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं और वो जेन्युइनली होंगे, ऐसा नहीं है, वो सर्जन भी अच्छे हैं, नंबर्स भी ज़्यादा अच्छे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि जो यंग साइड वाला डॉक्टर है वो ख़राब ही करेगा या उसे नहीं आता होगा। तो एक ऑनेस्ट चांस अगर आप किसी भी डॉक्टर से मिले तो मेरे हिसाब से वैल्यूएशन का तरीका यही है कि अगर आपकी प्रॉब्लम समझ रहा है, आपको वो उसका सॉल्यूशन दे सकता है, तो यू शुड प्रेफर। बिल्कुल, बिकॉज़ कई बार ऐसा होता है कि बहुत एक्सपीरियंस जो डॉक्टर होते हैं उनका टाइम बहुत कम होता है, वो पेशेंट को सुनते नहीं हैं। कई बार ये प्रॉब्लम जैसे नॉर्मली लोग बोलते हैं कि पेशेंट को मुझे सुनी ही नहीं मेरी बात डॉक्टर्स ने। तो उस केस में भी यंग जो डॉक्टर हैं मैंने देखा है ये लोग बहुत पेशेंटली सुनते हैं, आपकी चीज़ों को समझते हैं और डिस्क्राइब करते हैं। और तो वो कहते हैं ना, एक बहुत ही तरह से फनी थिंग जो बोल रहे हैं ना, नया ड्राइवर होता है जब वो गाड़ी चलाना सीखता है तो उसके चांसेस बहुत कम होते हैं कि वो एक्सीडेंट करे। वो गलती करेगा भी या उसका एक्सीडेंट होगा भी तो वो इतना मॉर्बिड नहीं होगा, उससे ना सामने वाले को ज़्यादा चोट नहीं लगेगी, क्योंकि इज़ नॉट दैट कॉन्फिडेंट कि वो 100 की स्पीड पे चला ले। जब आप एक बार ही एक प्रोसीजर को लेके बहुत कंफर्टेबल हो जाते हो, या अगर आप गाड़ी चला रहे हो आप, तब आप कंफर्टेबल हो गए कि अब मैं आज 100 पे चलाऊंगा, मुझे तो कुछ नहीं हो सकता। तो वो जो ओवर कॉन्फिडेंस वाला एलिमेंट होता है ना, वो जनरली नए लोगों में नहीं होता। दे आर वेरी कॉशियस बिकॉज दे आर वेरी इंक्लाइन टूवर्ड्स द फैक्ट कि हमें एक मार्केट रेपुटेशन बिल्डअप करनी है और हमें जो है पेशेंट्स को अच्छे से केटर करना, बेस्ट हेल्थ केयर प्रोवाइड करनी है, ये है एक चीज़। ओके। और इसकी हमारी कॉस्ट क्या स्टार्टिंग रेंज है, क्या मिडिल क्लास या किस कॉस्ट इफेक्टिव कितनी है हमारी ये सर्जरी? सर्जरी जो है, सर्जरी की कॉस्ट जो है इट स्टार्ट्स विद अ वेरी डिफरेंट प्राइस रेंज। इसके लिए अगर एक बेस्ट आंसर मैं देना चाहूँ तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ड्यूरेशन जो है, ड्यूरेशन जनरली एक सिंगल नी की अगर हम बात करें तो 1 घंटे से 1.5 घंटे के अंदर एक स्टैंडर्ड जो टाइम होता है, एवरेज सर्जन्स जो हैं वो इतनी देर में कर लेते हैं। फिर अगेन वही वाली बात है कि कई लोग ऐसा भी क्लेम करते हैं एंड दे डू इट इन 20, 15, 20, 25 मिनट्स, अच्छा भी करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बट पॉइंट ये है कि एक एवरेज बता रहा हूँ मैं आपको कि हाँ एवरेज बेसिस पे 1 से 1.5 घंटे में जनरली एक नहीं हो जाता है, जो हम बोलते हैं इंसिजन टू क्लोजर, मतलब चीरा लगाने से सिलने तक। अब अगर हम कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट में अगर आप चालू करें तो इंडियन कंपनी के इम्प्लांट्स होते हैं और कुछ इम्प्लांट्स होते हैं जो फॉरेन कंपनी के भी होते हैं। तो अगर हम देखें तो डिफरेंट प्राइस रेंज है। एक अगर एक टेंटेटिव में आइडिया देना चाहूँ तो एक डिसेंट इम्प्लांट जो है 80-90 की रेंज से शुरू हो जाता है। ओके, डिसेंट इम्प्लांट, बट वो इट कैन रेंज एनी वेयर इन लैक्स ऑल्सो, क्योंकि अब तो गोल्ड प्लेटेड इम्प्लांट भी आने लगे, तो वो अगेन इट डिपेंड्स ऑन पेशेंट्स बजट। क्या इनसे कुछ फ़र्क पड़ता है कि किसी का गोल्ड प्लेटेड है या किसी का ऐसे नॉन रिएक्टिव मेटल का बना हुआ है? नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी इम्प्लांट होते हैं वो नॉन रिएक्टिव ही होते हैं, क्योंकि अगर वो रिएक्टिव होंगे तो वो तो फिर चीज़ ही बर्बाद हो गई, आपने किया उसका कोई आउटपुट ही नहीं। जो मेन फोकस होता है वो होता है इम्प्लांट बिल्ड क्वालिटी और कंपनी का जो अश्योरेंस होता है कि इसकी लॉन्जिटिविटी कितनी होगी।
तो अगर कंपनी ये अश्योर करके दे रही है कि उनका जो मेटल का लॉय है वो 20 साल या 15 साल का वो क्लेम करके दे रहे हैं, तो उनका रिसर्च उस चीज़ को लेके, उनका प्रॉपर थॉरो रिसर्च उस इम्प्लांट को मार्केट में लॉन्च करने से पहले हुआ रहता है। दैट्स वाई दे एस्टेब्लिश कंपनी। ओके। तो उनका प्राइस रेंज इज़ डिफरेंट। दिस इज़ द रीज़न उनका प्राइस रेंज जो है डिफरेंट है। बाकी कुछ कंपनीज हैं जिनके इम्प्लांट बहुत सस्ते में भी आ जाते हैं, अगर आप बात करो शायद 40-45 से भी शुरू हो जाते हैं। पर फिर वही बात है कि अगेन स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी, इम्प्लांट डिज़ाइन और फिर पेशेंट कंफर्ट फैक्टर, वो सब चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ होती हैं। ओके। तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा था कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स में बोल देते हैं कि ऑपरेशन लेने के लिए, कि पेशेंट से कह दिया कि आपका एक्स हॉस्पिटल में 3 लाख का खर्चा आ रहा है, मैं आपका इसका 1.5 लाख में कर दूंगा, तो इट मीन्स कि वो इम्प्लांट की जो क्वालिटी है वो डिक्रीज़ हो रही होगी। नहीं, या इसमें भी फिर एक डिस्क्रिपेंसी है। कई अगर आप मुझसे कहें कि मैं रेप्यूटेड हॉस्पिटल में या कोई एक बहुत बिग शॉट हॉस्पिटल में एक सर्टेन प्रोसीजर का, अगर हम अभी नी रिप्लेसमेंट की बात करें, तो नी रिप्लेसमेंट के लिए मैंने एक बजट लिया, उनने अगर आपको सपोजिंगली 3 लाख का बजट बताया, तो ऐसा नहीं है कि अगर वो 3 लाख का बजट बता रहे हैं और दूसरा 1.5 लाख का बजट बता रहा है तो दोनों के इम्प्लांट में डिफरेंस हो। कई बार हॉस्पिटल कॉस्ट भी है, वो बहुत मैटर करती है, ओके। क्योंकि इम्प्लांट के साथ आपका रूम स्टे, आपका मेडिसिनल चार्जेस, आपके एनेस्थीसिया चार्जेस, आपके ओटी चार्जेस, आपके कंज्यूमेबल चार्जेस और आपका एंटायर पैकेज जो होता है उसके हिसाब से डिसाइड होता है। इंक्लूड किया जाता है उसमें। तो वो वेरी कर सकता है, हो सकता है इनका भी इम्प्लांट 1 लाख का हो, उनका भी 1 लाख का हो, बट उनका बेसिक पैकेज इस चीज़ में डिफर करता हूँ। आइडियोलॉजी है कि ऑर्थोपेडिक्स कारपेंटर तो हैं, ऑब्वियसली हैं, वो हड्डियाँ यही मैसेज देना चाहती है कि थोड़ा धूप लो आप थोड़ा बाहर भी नहीं। अब सारी चीज़ें तो मुझे यूट्यूब पे मिल जाती हैं, तो फिर मैं डॉक्टर के पास क्यों विजिट करूं? क्योंकि यूट्यूब पे पूरा इलाज नहीं मिलता ना और यूट्यूब पे सर्जरी नहीं होती। जी। और फिर यूट्यूब का जो ज्ञान है ना, जो अगर हम टर्म यूज़ करें ज्ञान, तो यूट्यूब का जो ज्ञान है वो हमेशा अधूरा ज्ञान होता है। सिमिलरली जो कई सारी चीज़ें और देसी नुस्खे और इलाज वो समझाते हैं, अगर किसी को ये जानना है कि उनकी ऑथेंटिसिटी कैसी है, जी। तो वो एक बार खुद ट्राई करके देखे और उसके बाद कंपैरिजन में ये देखे कि जब वो डॉक्टर से ट्राई करता है तो कितना फ़र्क आता है। तो तरुण, वेलकम बैक। आज हम कुछ नॉर्मल रैपिड फायर काइंड ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछना चाहेंगे, हाँ जी। जो आजकल बहुत वायरल हो रहे हैं इंटरनेट पे, ये चीज़ें ऐसी हम देखते हैं। तो नॉर्मली जैसे आप ट्रीट करते हैं, ऑर्थोपेडिक जो सर्जन्स होते हैं वो किस एज ग्रुप से किस एज ग्रुप तक के लोगों को ट्रीट कर सकते हैं? क्या छोटे बच्चे भी आप लोग की ट्रीटमेंट की कैटेगरी में आते हैं, या उनके लिए पैडियाट्रिक के पास ही जाना पड़ता है? पैडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक काइंड ऑफ कुछ होता है ऐसा आपकी फील्ड में? जनरली ऑर्थोपेडिक सर्जन जो हैं वो पीडियाट्रिक एज ग्रुप से लेके जीरियाट्रिक एज ग्रुप तक सबको ट्रीट कर सकते हैं। ओके। बट अगर इफ़ रिक्वायरमेंट इज़ देयर, अगर कोई स्पेसिफिक ऐसा पीडियाट्रिक केस है जिसके लिए इफ़ यू फील कि नीड स्पेशल अटेंशन या केयर, तो हम उनके लिए रेफर पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिशियन को करते हैं। ओके। जैसे नॉर्मली बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि वो शाम को आएंगे, खेल के आएंगे, बोलेंगे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, ठीक है, और फिर पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं कि किसके पास जाएं, ऑर्थोपेडिक के पास जाएं या किसी पेडियाट्रिक के पास जाएं। तो और फिर अगले दिन क्या होता है, उनका दर्द ख़त्म, है ना? तो ये चीज़ें बहुत कंफ्यूज करती हैं यंग पेरेंट्स को, तो उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? ऐसा क्यों होता है नॉर्मली? क्या ये नॉर्मल चीज़ है या हमें कुछ ध्यान देने की ज़रूरत है इस पे? जैसा कि आपने बोला यंग पेरेंट्स, तो उनके साथ सबसे मेजर प्रॉब्लम एक ये है कि एनजाइटी फैक्टर जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है जी। बच्चों के साथ। स्पेसिफिकली जो पीडियाट्रिक एज ग्रुप के बच्चे हैं उनमें इशू मेजरली ये है कि उनका सनलाइट एक्सपोजर जो है बहुत लो है। जी। तो उसकी वजह से दे आर सफरिंग फ्रॉम विटामिन D3 डेफिशिएंसी, और उससे रिलेटेड जो हैं एसोसिएटेड डिसीज़, जैसे बच्चों को रिकेट्स हो जाती है, और कई बारी और भी एसोसिएटेड ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी डाइटरी डेफिशिएंसी की वजह से भी बच्चों को इन सब तरीके की प्रॉब्लम्स होती है। जी। तो अगेन कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि अगर पीडियाट्रिशियन के पास जाएं और ऑर्थोपेडिक्स के पास जाएं, जी। तो इसमें ये काइंड ऑफ ग्रे एरिया है। इसमें कई बारी हमारे पास भी ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो पीडियाट्रिक को कंसल्ट कर चुके होते हैं और उनका ट्रीटमेंट चालू हो चुका होता है, क्योंकि इसमें मेडिसिनल लेवल पे ही करेक्शन होता है इनिशियली। ओके। हाँ, पर अगर इसमें मैं थोड़ा ऐड ऑन करना चाहूँ कि अगर नहीं किया या इग्नोर किया लंबे समय तक,
तो ऐसा हो सकता है कि फिर आपको चीज़ें रियलाइज़ होने लगे कि बच्चों के पाँव में टेढ़ापन नज़र आने लगा है। जो पहले प्रॉब्लम खाली पेन तक एसोसिएटेड थी, फिर वो जॉइंट्स में जो है डिफरेंट तरीके से मैनिफेस्ट होने लगती है। तो अगर वैसा है तो फिर इट इज़ वेरी क्लियर कि आप ऑर्थोपेडिशियन के पास ही जाएंगे। बट हाँ, जनरली ये ग्रे एरिया ओवरलैपिंग है, दोनों स्पेशलिटी के लोग देख सकते हैं इसे। तो आप बता रहे थे मुझे कि बच्चों के जो पेन होता है पैरों में, उसका एक और रीज़न। पैरों में पेन होने का एक तो बोन रिलेटेड इश्यू हो गया, कई बारी मसल ब्रेकडाउन की वजह से भी बच्चों में पेन रहता है जी। उसका जो मेजर, अगर हम एक मेडिकल एक्सप्लेनेशन में जाना चाहें तो उसका रीज़न होता है लैक्टिक एसिड, एक सब्सटेंस होता है वो एक्यूमुलेट हो जाता है जी। तो ये इट्स नॉट ओनली इन मतलब बच्चूस, अगर हम बड़ों की बात करें तो उनमें भी ये चीज़ हो सकती है कि अगर कोई कंफर्टेबल नहीं है या किसी ने सपोजिंगली कोई वर्कआउट स्टार्ट किया है, या इनिशियली लोग मतलब बोलते हैं ना कि हमने ब्रिस्क वॉकिंग स्टार्ट करी उसके बाद से कंटिन्यूशन में हमें पेन बना हुआ। तो आप जो भी ग्रेजुअली करें, जो भी फिजिकल एक्टिविटी है उसको ग्रेजुअली अगर आप बढ़ाते हैं तो ये इश्यूज नहीं आते। ओके, यानी पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। इस कंडीशन में अगर हमें ऐसा लगता है कि अगर इससे रिलेटेड कोई इशू है तो उससे बेसिकली जो मल्टीविटामिन और सप्लीमेंट्स होते हैं उससे रिलेटेड हम वो प्रिस्क्राइब करते हैं। ओके, और जैसा यंगस्टर्स की हम बात कर रहे हैं अब अगले एज ग्रुप में, तो यंगस्टर्स को भी क्या कोई ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो टाइम टू टाइम उन्हें लेते रहना चाहिए, या फिर कोई टेस्ट हैं जो रेगुलरली उन्हें कराते रहना चाहिए जिससे ये पता चले कि हमारी बोन्स की स्ट्रेंथ क्या है? आइडियली कॉस्ट इफेक्टिव हो सर। कॉस्ट इफेक्टिव भी है और ज़रूरी भी है। वो ये है कि आजकल अगर आप छोटे एज ग्रुप से लेके बड़े एज ग्रुप तक किसी भी एज ग्रुप में जाएं तो सनलाइट एक्सपोजर एक ऐसी चीज़ है जो सबका बहुत कम हो चुका है जी। तो उसकी वजह से मोस्टली अगर हम जो हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी देखते हैं कि 9 out of 10 पेशेंट्स में हमें यही दिखता है कि उनका D3 डेफिशिएंसी का जो स्टेटस है हमेशा पॉजिटिव ही आता है जी। तो हमें एटलीस्ट अगर हम साल में एक बार अगर वो करा सके इट इज़ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। जी। एंड ब्लड टेस्ट है, आजकल बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल हैं जिसमें आपके पास जो बंदा है वो आके सैंपल कलेक्शन करके जाता है और सारी चीज़ें जो है आपको रिपोर्ट जो है मोबाइल पे ही मिल जाती हैं। तो अगर आपको लगता है, ऑब्वियसली अगर आपको सिम्टम्स हैं तो आप कराएंगे ही, बट ऑन प्रिकॉशनरी बेसिस भी आपको एनुअली एटलीस्ट D3 और कैल्शियम लेवल्स कराते रहने चाहिए ताकि आपको ये पता चले बोन स्ट्रेंथ कैसी। बाकी देयर आर अदर टेस्ट ऑल्सो जिसमें हम डेक्सा कराते हैं जिससे हमें बोन स्ट्रेंथ पता चलती है, स्पेसिफिक बोन लोकेशंस की बोन डेंसिटी के बारे में भी हमें आइडिया लगता है। लेकिन जैसे कि आपने बोला कॉस्ट इफेक्टिव एक कंस्ट्रेंट है तो फिर D3 का और कैल्शियम का ब्लड टेस्ट। ओके, एंड सप्लीमेंट्स? सप्लीमेंट्स में अगेन सप्लीमेंट्स जो होते हैं वो उस चीज़ पे डिपेंड करते हैं कि आपका D3 डेफिशिएंसी स्टेटस कितना है। अगर आप बहुत ही सीवियरली आपका D3 डेफिशिएंट है स्टेटस तो उन केसेस में हम इंजेक्टेबल प्रेस्क्राइब करते हैं, नहीं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ओरल सप्लीमेंट से हम जो है प्रॉब्लम टैकल कर सकते हैं। ओके, यानी जो हमारे हेल्थ ड्रिंक्स होते हैं इनको हम रेगुलरली ले सकते हैं? हाँ जी, उसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। और एक क्वेश्चन मेरा ये था, थोड़ा सा ह्यूमरस था, कि कभी आप लोग को ऐसा फील आता है कि हम एक कार मैकेनिक हैं और हड्डियों को रिपेयर कर रहे हैं, है ना, कुछ ऐसा? एक कार मैकेनिक तो नहीं, जनरली ऑर्थोपेडिशियंस को मेडिकल फर्टिनिटी और उसके बाहर भी लोग जो है कारपेंटर बहुत बोलते हैं क्योंकि हमारा काम में काफ़ी सारे स्क्रूज और रॉड्स और नेल्स जैसे लोग समझते हैं जी। होते भी हैं ऑब्वियसली, बट हमारा काम जो है मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ ये मेरी पर्सनल आइडियोलॉजी है कि ऑर्थोपेडिक्स कारपेंटर तो हैं ऑब्वियसली हैं, वो ह्यूमन कारपेंटर्स हैं बट ग्लोरीफाइड ह्यूमन कारपेंटर्स हैं, लेकिन उनका काम जो है ना इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ फिज़िक्स। तो हम जो है थोड़ा फिज़िक्स फॉलो करने वाले कारपेंटर्स हैं। ओके, तो आपके हिसाब से अगर आप लोग हड्डियों से बात भी कर लेते हैं तो आपके हिसाब से हड्डियाँ क्या मैसेज देना चाहती हैं आजकल के लोगों को? हड्डियाँ यही मैसेज देना चाहती है कि थोड़ा धूप लो आप थोड़ा बाहर भी निकलो, यही नहीं कि आप सिर्फ घर में ही बैठे हैं सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं, या आपका 10 घंटे है अगर आपके पास लेजर टाइम तो उसमें से आप 8-9 घंटा जो है आप चाह रहे हैं कि बिल्कुल अंदर ही रहें, थोड़ा बाहर आउटडोर एक्टिविटीज़ प्रमोट करें तो आपको ऑब्वियसली आपकी बोन हेल्थ इंप्रूव होती है। ओके, और जो हमारी आजकल की जनरेशन है, सारी चीज़ें तो मुझे यूट्यूब पे मिल जाती हैं, तो फिर मैं डॉक्टर के पास क्यों विजिट करूं?
क्योंकि यूट्यूब पे पूरा इलाज नहीं मिलता ना। और यूट्यूब पे सर्जरी नहीं होती। जी। और फिर यूट्यूब का जो ज्ञान है ना, जो अगर हम टर्म यूज़ करें ज्ञान, तो यूट्यूब का जो ज्ञान है वो हमेशा अधूरा ज्ञान होता है। तो अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे और स्क्रॉल करेंगे, अब मैं ऐसे नाम तो नहीं लेता, बट आप जाएंगे तो आपको हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ दिख जाएगी जी। जो एग्जिस्टेंट नहीं करती, एग्जिस्टिंग है ही नहीं, नॉन एग्जिस्टेंट है। तो आपको ऐसा लगेगा कि आप जा रहे हैं, आपने कुछ स्क्रॉल किया, आपको पता चला कोई सेलिब्रिटी मर गया है या किसी सेलिब्रिटी के यहाँ कुछ हो गया है, बट आप देखोगे तो उस न्यूज़ की कोई रेलेवेंस होती नहीं। सिमिलरली जो कई सारी चीज़ें और देसी नुस्खे और इलाज वो समझाते हैं, अगर किसी को ये जानना है कि उनकी ऑथेंटिसिटी कैसी है, जी। तो वो एक बार खुद ट्राई करके देखे और उसके बाद कंपैरिजन में ये देखे कि जब वो डॉक्टर से ट्राई करता है तो कितना फ़र्क आता है। ओके। और एक क्वेश्चन ये था कि कितना इम्पोर्टेंट होता है पोस्ट सर्जरी, जब हम कोई रिहैबिलिटेशन की रिकवरी के लिए स्टार्ट करते हैं, वो कितनी इम्पोर्टेंट है? पोस्ट सर्जरी रिहैबिलिटेशन जो है वो सर्जरी जितना ही इम्पोर्टेंट है, जी। क्योंकि एक फेज़ होता है जिसमें आप इंजर होकर डॉक्टर के पास आते हैं, डॉक्टर आपकी प्रॉब्लम एड्रेस करता है, अकॉर्डिंगली डॉक्टर आपको जो भी मेडिकल एड प्रोवाइड करना है, लेट इट बी मेडिसिन या सर्जरी, वो प्रोवाइड करता है। लेकिन जब वो फेज़ ख़त्म हो जाता है, जब अब हम सर्जरी के बारे में बात कर रहे हैं, मैंने पेशेंट ऑपरेट कर दिया है, इसके बाद जो रिकवरी फेज़ होता है उसमें दो चीज़ें बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं। पहला तो जो पेशेंट जो रिकवरी फेज़ में है जी। उसे जो है काफ़ी मोटिवेटेड, मेंटली मोटिवेटेड फील करना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है रिकवरी फेज़ में सब कुछ अच्छा होने के बाद भी पेशेंट जो है मेंटली मोटिवेटेड नहीं रहते, तो वो जो है फिज़िकल एक्सरसाइज ड्यू टू पेन, ऑब्वियसली जब आप सर्जरी के बाद जाते हैं थोड़ा पेन जो है रेसिडुअल पेन रहता है, ये कोई ऐसी बात नहीं जो छुपाने वाली है। बट अगर आप कोशिश करें, जो आपको डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, सेट ऑफ एक्सरसाइजेज जो मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज होती हैं वो आप फॉलो करो, तो वो आपका जो फंक्शनल आउटकम है, फंक्शनल आउटकम से मतलब है कि जो ऑपरेशन के बाद जो हम सोच के चल रहे हैं, अगर किसी के पाँव का फ्रैक्चर है, हम सोच के चल रहे हैं कि वो वैसा चले जैसा वो पहले चलता था, तो हर पेशेंट के अंदर वही इंटेंशन होती है, वही थॉट प्रोसेस होता है, तो वो फंक्शनल आउटकम हम अचीव कर सकते हैं इफ़ वो चीज़ें रिलीजियसली एड्रेस हो और मोटिवेशन के साथ वो फॉलो करें। ठीक है। और हमें किसी भी एक ऑर्थोपेडिक सर्जन को चूज़ करने से पहले, अगर हमारी सर्जरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए? मेजरली उन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए जो इम्पॉर्टेंट है। जैसा हमारा पहले भी डिस्कशन हुआ था, अगर मैं पर्सनली अगर अपने लिए, नॉट ओनली ऑर्थोपेडिक सर्जन, अगर मैं किसी भी डॉक्टर को चूज़ करना चाहता हूँ, तो मेरे लिए सबसे पहला प्राइम कंसर्न ये है कि वो डॉक्टर मेरी परेशानी समझ पा रहा है कि नहीं। जी। अगर आप जा रहे हैं, अगर आपका डॉक्टर आपकी परेशानी एड्रेस कर पा रहा है, तो इट लॉजिकली मेक सेंस कि अगर वो एड्रेस कर पा रहा है तो उसके पास सॉल्यूशन होगा, तभी वो प्रॉब्लम जो है आपकी पकड़ भी पाए। तो वो डॉक्टर जो होना चाहिए, ही शुड बी कर्टियस टूवर्ड्स यू। उसको ये समझ में आना चाहिए कि आप पेन में उनके पास आएँ और वो आपकी प्रॉब्लम अच्छे से एड्रेस कर सके, या लाइक ये बहुत ही बेसिक प्री रिक्विजिट्स हैं। अगर ये फुलफ़िल हो रही हैं, और अभी प्रेजेंट सिनेरियो में सस्ता होना चाहिए, ये भी एक बहुत जो है रिलेवेंट है, बट ऑब्वियसली जब आपके पास बहुत ज़्यादा आप हाइप्ड हैं तो वो क्राइटेरिया फुलफ़िल नहीं होता, तो उस केस में जो है यंग डॉक्टर्स जो हैं दे प्ले अ रोल। ओके। एंड आपको अभी ऐसा लगता है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे चेंज हो रही है, तो रोबोटिक्स और एआई से आपकी फील्ड में कुछ फ़र्क पड़ने वाला है या कुछ चेंजेस होने हैं ड्रास्टिकली? रोबोटिक्स और एआई से 4-5 ब्रांचेज हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, सबसे ज़्यादा डर उनको है। ऑर्थोपेडिशियंस का गेम जो है, जैसा कि आपने बताया, कारपेंटर वाला जो काम है वो जो है फील्ड जॉब है, तो वो असिस्ट, एआई तो असिस्ट कर सकता है और रोबोटिक्स भी असिस्ट कर सकता है। रोबोटिक असिस्टेड ऑपरेशंस ऑलरेडी हो रहे हैं जी। तो इससे कोई मेजर मुझे नहीं लगता कि एज एन ऑर्थोपेडिशियन हमारी जो है रोजी रोटी छिन जाएगी। जो हो सकता है वो ये हो सकता है कि रोबोटिक असिस्टेड सर्जरीज में जो है वो हमको असिस्टेंस मिले उनकी तरफ से, बस रोबोट्स की तरफ से। ओके। और एक और क्वेश्चन था कि स्टेम सेल थेरेपीज़ हैं कुछ, और कुछ होती हैं प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपीज़, ठीक है, इनका फ्यूचर क्या है ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट में?
अब धीरे धीरे अगर आप जाएंगे, अगर आप प्रेजेंट सिनेरियो की बात करेंगे तो स्टेम सेल थेरेपी और प्लाज्मा थेरेपी दोनों जो है यूज़ हो रही हैं। PRP प्लाज्मा रिच थेरेपी जो है, प्लेटलेट रिच थेरेपी जो है, हम जो यूज़ करते हैं, इसमें बेसिकली हम हमारे ब्लड का एक्सट्रैक्ट लेके उसको सेंट्रीफ्यूज करके पेशेंट के जो इफेक्टेड रीजन है उसमें इंजेक्ट हम करते हैं। ये एक प्रोसेस है जो ऑलरेडी चालू हो गया, OPD बेसिस पे हम कर रहे हैं पेशेंट्स के साथ। और ये पेशेंट्स का इसका जो आउटकम है, ऑब्वियसली हर जगह पे इसका आउटकम सिमिलर नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ों में इसमें रिसर्च चल रही है, बट जहाँ जहाँ रिलेवेंट लोकेशंस हैं जैसे कि प्लांटर फेशियाइटिस हो गया या सर्टेन अदर मेडिकल कंडीशंस ऑल्सो, उसमें कई जगह पे हो रहा है, नी पेन में भी हो रहा है, तो उसके रिजल्ट्स अच्छे हैं। बस इसका एक जो थोड़ा सा ड्रॉबैक है वो ये है कि ये हर जगह नहीं हो सकता क्योंकि आपको एक सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन चाहिए, बट फिर भी ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव है और किया जा सकता है, अच्छा है। और अगर हम स्टेम सेल्स की बात करें तो स्टेम सेल्स भी जो है धीरे धीरे अब हम देख रहे हैं, जैसे कार्टिलेज डैमेज वगैरह के लिए, सप्लीमेंटेशन के लिए हम स्टेम सेल्स का यूज़ कर रहे हैं और उसके रिजल्ट्स अच्छे हैं, बट अगेन वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे। ओके अच्छा डॉक्टर, कुछ मैं मिथ और जानना चाहूँगा कि जैसे नॉर्मली अगर मेरे घुटनों से आवाज़ आ रही है तो क्या ये अर्थराइटिस ही है या कोई और रीज़न भी हो सकता है इसका? नॉर्मली घुटनों से आवाज़ आना, कोई अर्थराइटिस का चांस नहीं होता उससे। यानी ये एक मिथ है? ये एक मिथ है। ओके। और जैसे कहा जाता है कि अगर आप बूढ़े हैं तो आपको एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, आपकी वीक बोन जो हैं वो वीक हो गई हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप किसी भी एज ग्रुप के हो आपको बेसिक एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर आपकी बोन वेट नहीं बेयर करती, मतलब उस पर वज़न नहीं आता, तो उसकी ऑब्वियसली बोन क्वालिटी डिटोरिएट होती है। सो अगेन इट्स अ मिथ। ओके, थैंक यू डॉक्टर। और नेक्स्ट सेशन हम जल्दी फिर से पूछेंगे, अपने व्यूवर से कुछ क्वेश्चंस लेंगे और उन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मैं अगला सेशन आपके साथ करूँगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।